गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। प्रतिदिन की तरह इस कार्यक्रम में सुबह 9 से 10 बजे तक कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के वीडियो और कार्टून भी देखेंगे। बच्चों, हमें आशा है कि आप घर पर ही विद्यालय की पढ़ाई का अनुभव ले रहे हैं और आप इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। तो रोज की तरह तैयार है ना आप अपने कॉपी और कलम के साथ आज के पाठों के लिए। बच्चों, याद रखें, दूरदर्शन पे पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको कॉपी में नोट करना है और विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न और जिज्ञासा है उसे भी नोट करना है। तो तैयार हो जाएं आज के पाठों के अध्ययन के लिए। आज हम लोग विज्ञान का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले कक्षा 6 में पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण भाग 1 एवं 2, जिसके अंतर्गत हम लोग पृथक्करण के विभिन्न विधियों और दैनिक जीवन में उनके उपयोग के बारे में सीखेंगे। फिर कक्षा 7 में हम लोग पौधों में पोषण से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद कक्षा 8 में हम लोग अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीवों का और अंत में घर के सभी बड़ों के साथ शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता से जुड़ा एक वीडियो दिखेंगे जिसका नाम है टोमेटो पोटैटो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पृथक्करण की विधियां को समझेंगे, उसके बाद हस्तचयन विधि के बारे में जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि थ्रेसिंग विधि क्या होता है और अंत में चालन किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के पहले विषय के साथ शुरू करते हैं और जानते हैं कि पृथक्करण किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ दिए गए चित्रों में आप देख रहे हैं कि इन सभी चित्रों में चालने, चुनने तथा छानने की क्रिया की जा रही है। हम अपने घरों में या अगल बगल ऐसी क्रियाएं देखते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? चीजों को एक दूसरे से अलग क्यों किया जाता है? आइए इसका उत्तर को जानते हैं। दोस्तों, पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम इस विधि द्वारा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को उपयोगी पदार्थों से अलग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आने वाली अधिकांशतः वस्तुओं का हम पृथक्करण करते हैं, जैसे अशुद्ध जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए या भोज्य पदार्थों से हानिकारक तत्वों को अलग करने के लिए हमें पृथक्करण विधि का उपयोग करना होता है। आइए दोस्तों, पृथक्करण की विधियां के बारे में जानते हैं। बच्चों, पृथक्करण की अनेक विधियां होती है। आज हम यहाँ कुछ साधारण विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पहला विधि है हस्तचयन विधि। हाथ से चुनने की विधि को हस्तचयन विधि कहा जाता है। दोस्तों, इस विधि के द्वारा अनाज से अवांछित पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। कभी कभी दो अनाज एक साथ मिल जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस परिस्थिति में हम दोनों अनाजों को एक दूसरे से अलग हस्तचयन विधि द्वारा करते हैं। हम रोज खाने वाले अनाज जैसे कि चावल, दाल इत्यादि में से कंकर, डंठल इस विधि द्वारा चुनकर अलग करते हैं। दोस्तों, पृथक्करण के एक और विधि को जानते हैं, थ्रेसिंग विधि। इस विधि में क्या होता है दोस्तों कि जब फसल को खेत से काटकर जब घर लाया जाता है तो यह डंडियों में लगे रहते हैं। इन अन्न को जब यह कम मात्रा में होते हैं तब डंडियों से पीटकर अलग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रक्रिया को दौनी करना कहा जाता है और जब यह ज्यादा होते हैं तब इन्हें बैलों की सहायता से अलग किया जाता है।
दोस्तों, बैलों से अलग करने वाली विधि में काफी समय लग जाता है, इसलिए आजकल अधिक मात्रा में दौनी का कार्य थ्रेसिंग मशीन द्वारा किया जाता है। डंडियों से अन्न कण को या अनाज को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, पृथक्करण के एक और विधि को जानते हैं जिसका नाम है निष्पावन या ओसाना विधि। इसे इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। दोस्तों, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहा जाता है। जैसे किसान खेतों में भूसे से अनाज को अलग करने के लिए उसे ओसाता है। इसका मतलब यह हुआ कि निष्पावन विधि का उपयोग कर अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। आजकल अत्यधिक अन्न कणों को डंडियों से अलग करने के लिए पंखों का उपयोग किया जाता है। इसमें अलग हुआ भूसा पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा अन्न का भारी कण एक जगह एकत्र हो जाता है। आइए दोस्तों, पृथक्करण के एक और विधि को जानते हैं। आखिर चालन किसे कहते हैं? दोस्तों, चालन को इंग्लिश में सीविंग कहते हैं। बच्चों, विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयवों को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को ही चालन कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, आपने अपने घरों में आटा लाते हुए देखा होगा। आप अपने घरों के रसोई घर में देखा होगा कि आटा में चोकर या अशुद्धियों को अलग करने के लिए चलनी का प्रयोग किया जाता है। चलनी के छोटे छोटे छिद्र से आटे के छोटे छोटे कण छनकर निकल जाते हैं और अशुद्धियां या चोकर चलनी में रह जाती हैं। आइए दोस्तों, चलनी के एक और उदाहरण को चित्र माध्यम द्वारा समझते हैं। दोस्तों, भवन निर्माण में बालू के अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग किया जाता है। मजदूर लोहे की जाली से बने चौकोर फ्रेम के बीचों बीच बालू को डालते हैं, जिसमें बड़े कंकड़ पत्थर जाली के बाहर रह जाते हैं तथा महीन बालू जाली के नीचे से जमीन पर गिरती है। दोस्तों, चालन विधि द्वारा हम ठोस पदार्थों को ही अलग कर सकते हैं, वह भी अनेक आकार के आधार पर माप के एवं वजन के अनुसार अलग किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पृथक्करण की विधियां के बारे में पढ़ा, उसके बाद हस्तचयन विधि को समझा, उसके बाद थ्रेसिंग विधि को जाना और अंत में चालन किसे कहते हैं ये भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सबसे पहले निस्तारण किसे कहते हैं ये जानेंगे। इसके बाद अवसादन, निस्यंदन, वाष्पन और पृथक्करण की विधियों का उपयोग करना समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस पाठ को विस्तार से समझने के लिए आप कक्षा 6 एनसीईआरटी की विज्ञान पुस्तक के अध्याय 5 से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों, आपने पदार्थों का पृथक्करण भाग 1 पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम इनके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को उपयोगी पदार्थों से अलग करते हैं? ऑप्शंस हैं ए उत्पादन, बी पृथक्करण, सी संतापन या डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथक्करण। प्रश्न 2, 2 या 2 से अधिक अनाज के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए वाष्पन, बी हस्तचयन, सी थ्रेशिंग या डी अवसादन।
चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हस्तचयन। प्रश्न 3, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की विधि को कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए, निष्पावन, बी, निस्यंदन, सी, थ्रेशिंग या डी, उपर्युक्त कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, निष्पावन। प्रश्न 4, चलनी का उपयोग किस विधि में किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए, चालन, बी, अवसादन, सी, शुद्धता जांच के लिए या डी, नमक प्राप्त करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चालन। प्रश्न 5, किसान खेतों में भूसे से अनाज को अलग करने के लिए उसे क्या करता है। ऑप्शंस हैं ए, पानी डालता है, बी, बैलों को खिला देता है, सी, घर लाता है या डी, ओसाता है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओसाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पदार्थों का पृथक्करण भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे निस्तारण के बारे में, उसके बाद अवसादन क्या होता है उसे भी समझेंगे, उसके बाद हम निस्यंदन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाष्पन किसे कहते हैं ये भी जानेंगे और अंत में पृथक्करण की विधियों का उपयोग करना भी समझेंगे। आइए आज के पहले विषय के साथ शुरू करते हैं और जानते हैं कि अवसादन किसे कहते हैं। दोस्तों, अवसादन को इंग्लिश में सेडिमेंटेशन कहते हैं। दोस्तों, अवसादन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के भारी कण बर्तन की तल में बैठ जाते हैं, जिन्हें अवसादन कहा जाता है। हम खाना बनाते समय चावल या दाल को जब धोते हैं तब पानी के साथ उसमें उपस्थित महीन कण निकल जाते हैं तथा भारी कण बाहर नहीं निकल पाते, वह बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। इसे ही अवसादन कहते हैं। आइए दोस्तों, निस्तारण को जानते हैं, जिसे इंग्लिश में डिकेंटेशन कहते हैं। दोस्तों, जब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। चावल धोते समय जो हल्के धूल कण पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं, यह क्रिया निस्तारण कहलाती है। आइए दोस्तों, अब हम निस्यंदन, जिसे छानना भी कहते हैं, इसको जानते हैं। दोस्तों, निस्यंदन को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन कहते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तब उनकी पत्तियों को छन्नी द्वारा छानकर अलग कर देते हैं। जब किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छन्नी द्वारा अलग करने की विधि निस्यंदन कहलाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, निस्यंदन के एक और उदाहरण चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, निस्यंदन विधि द्वारा तालाब के गंदे पानी को कैसे छानते हैं, आइए इसके उत्तर को समझते हैं। इसके लिए तालाब के पानी को एक गिलास में आधे घंटे तक स्थिर छोड़ देते हैं, जिससे गिलास के तल में मिट्टी के महीन कण एकत्रित हो जाते हैं। दोस्तों, अब जल को बिना हिलाए गिलास को तिरछा कर इसका जल दूसरे गिलास में उड़ेल दिया जाता है। अब इस जल को और शुद्ध बनाने के लिए निस्यंदन विधि द्वारा इसे फिल्टर पत्र का एक कीट बनाकर उससे छान लेते हैं। फिल्टर पत्र में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे सभी अशुद्धियां अलग हो जाती है। अब यह छाना हुआ जल पहले से ज्यादा शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि निस्यंदन विधि द्वारा पानी साफ तो हो जाता है, लेकिन उसमें मौजूद रोग के कारक सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, जो कई बीमारियों के जड़ होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से जल को मुक्त करने के लिए आजकल बाजारों में जल को शुद्ध करने वाले विभिन्न प्रकार के फिल्टर आ गए हैं। दोस्तों, निस्यंदन विधि से हम फलों का रस निकालते हैं,
जिससे उनमें मौजूद बीज रस से अलग हो जाते हैं। गंदे जल को साफ करने के लिए सूती कपड़े का उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि वाष्पन किसे कहते हैं। दोस्तों, वाष्पन को इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की विधि वाष्पन कहलाती है। आइए इसे एक क्रिया विधि द्वारा समझते हैं। इसके लिए हम एक बीकर में थोड़ा जल लेंगे एवं उसमें 2 चम्मच नमक घोल देंगे। अब उस बीकर के जल को लगातार गर्म करते रहेंगे। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा तल में नमक बच जाता है। इस प्रकार जल से नमक को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, समुद्र के जल में अत्यधिक लवण घुले रहते हैं। इनमें से एक है साधारण नमक। इसे प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। तब यह सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये लवण उसमें रह जाते हैं। इन लवणों से शुद्ध साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। आइए दोस्तों, संतृप्त विलयन के बारे में जानते हैं। जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता है तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए एक बीकर में आधे भाग तक जल लेते हैं और उसमें नमक डालकर घुमाते हैं। नमक को तब तक डालते हैं जब तक कि नमक का घुलना बंद नहीं हो जाता। दोस्तों, नमक घुलने के बाद कुछ बीकर की तली में अविलेय नमक बच जाता है। जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेयी पदार्थ तथा जो बच जाता है उसे अविलेयी पदार्थ कहते हैं और इस प्रकार तैयार किया हुआ विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। आइए दोस्तों, खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, आजकल बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में कई तरह की मिलावट होने लगी है। दुकानदार इनमें हानिकारक पदार्थों को मिला देते हैं जिससे पदार्थों की चमक तो बढ़ जाती है लेकिन इनकी गुणवत्ता घट जाती है। यह मिलावटी पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए हमें किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी पहचान जरूर कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, दुकानदार दूध में कास्टिक सोडा, यूरिया मिला देते हैं। मसालों में ईंट का चूर्ण, पपीता का बीज आदि मिला देते हैं। अनाज में पत्थर के टुकड़े या हल्दी रंग इत्यादि की मिलावट कर देते हैं। यह खाद्य पदार्थ हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि पृथक्करण की विधियों का उपयोग कैसे करते हैं। पदार्थ को अलग या पृथक करने के लिए हमने कई विधियों का अध्ययन किया है। आपने अभी पढ़ा कि समुद्र से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, समुद्र से प्राप्त नमक में कई अशुद्धियां जैसे कि रेत, छोटे छोटे समुद्री जीव इत्यादि मौजूद होते हैं। इस नमक को खाने से पहले शुद्ध किया जाता है। दोस्तों, पृथक्करण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। मिश्रित पदार्थों का अपने विशिष्ट गुण होते हैं। इनसे अलग किए गए पदार्थों के भी अपने विशेष गुण होते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता को देखते हुए इसे पृथक किया जाता है। दोस्तों, पृथक्करण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। मिश्रित पदार्थों का अपने विशिष्ट गुण होते हैं। इनसे अलग किए गए पदार्थों के भी अपने विशेष गुण होते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता को देखते हुए इसे पृथक किया जाता है। आइए दोस्तों उदाहरण समझते हैं। जैसे कि दूध से मक्खन या घी बनाने के लिए इन्हें पृथक किया जाता है। जहां एक ओर दूध के विशेष गुण होते हैं, वहीं
मक्खन और घी के भी अपने विशेष गुण होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज हम सबसे पहले निस्तारण के बारे में पढ़ा, उसके बाद अवसादन क्या होता है ये भी जाना, उसके बाद निस्यंदन के बारे में जाना, उसके बाद वाष्पन तथा पृथक्करण की विधियों का उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में भी जाना। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, इस पाठ को विस्तार से पढ़ने के लिए आप NCERT की विज्ञान पुस्तक कक्षा 6 के अध्याय 5 से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद। आशा है बच्चों आपने पदार्थों का पृथक्करण पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शंस हैं A थ्रेशिंग, B निस्यंदन, C वाष्पन या D अवसादन। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B निस्यंदन। प्रश्न 2, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं A थ्रेशिंग, B निस्यंदन, C वाष्पन या D अवसादन। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C वाष्पन। प्रश्न 3, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण डैश द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं A थ्रेशिंग, B निस्यंदन, C वाष्पन या D अवसादन। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B निस्यंदन। प्रश्न 4, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। ऑप्शंस हैं A बीनकर, B चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, C फटककर या D चालकर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। प्रश्न 5, चने व गेहूं के मिश्रण से चने को डैश द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शंस हैं A हस्तचयन, B निस्यंदन, C चालन या D ये सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A हस्तचयन। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से
रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय के इस पहले भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। अब क्योंकि यह अध्याय पौधों से जुड़ा हुआ है, चलिए जान लेते हैं कुछ बातें पौधों के बारे में। दरअसल इतना तो आप जानते ही हैं कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो सब पौधों से ही आता है। जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गए, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ये सब पौधों से ही मिलते हैं। अब आप कहेंगे हम दूध पीते हैं और दूध तो गाय से मिलता है, ये तो पौधे से नहीं मिलता। पर यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि दूध तो गाय देती है, परंतु गाय क्या खाती है? गाय भी तो घास ही खाती है। तो किसी ना किसी तरीके से हमें जो खाना है वो पौधों से ही मिल रहा है। दूध ही नहीं, अगर हम बात करें अंडे की या फिर मांस की, तो ये सब हमें किसी ना किसी तरीके से पौधों से ही मिलता है, क्योंकि हम जिन पौधों को खाते हैं वो तो पौधों से आते ही हैं, परंतु हम जिन जानवरों को खाते हैं वो भी पौधों को खाकर ही बड़े होते हैं। तो जो हमारा खाना है वो पूरी तरीके से पौधों पर निर्भर करता है। तो अब पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पौधों में पोषण होता किस तरीके से है। हम इतना तो जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सूर्य की मदद से अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं। दरअसल पौधों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो भोजन बनाने में उनकी सहायता करता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, चलिए जान लेते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनमें हरे रंग का एक वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। दरअसल ये जो क्लोरोफिल होता है ये हरे रंग का होता है, और जब पत्तियों का हरा रंग हमें दिखता है वो इन्हीं की वजह से दिखता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है ये तो हमने जान लिया, और हमें ये भी पता है कि क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। दरअसल पौधों द्वारा भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण को कि आखिर इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो हैं सबसे पहले क्लोरोफिल। जैसा कि हमने अभी अभी जाना कि क्लोरोफिल जो सूर्य की रोशनी है उसकी मदद से खाना बनाता है, तो वो तो जरूरी होगा ही। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। तीसरा है जल एवं खनिज, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीजें जब पौधे को मिल जाती हैं तो वो अपना खाना खुद से बना सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो ये किस तरीके से लेता है। इसे समझने के लिए आइए प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधों को वायु से मिलता है में जब जल मिल जाए जो पौधों को मिट्टी से मिलता है, तो क्लोरोफिल की मदद से जो पौधे होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये पौधों का भोजन होता है जो पौधे अपने आप को बड़ा करने के लिए और अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन जो कि पौधे क्या करते हैं वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये है समीकरण। यहाँ पर जो ये समीकरण है वो होने के लिए सूर्य की जरूरत होती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। अब जरा यहाँ पर एक चीज देखिए, जो जल है वो तो मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या पौधे सांस ले सकते हैं? आखिर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कैसे है? चलिए जानते हैं। दरअसल पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रंध्र की मदद से मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं।
ये पत्तों के दोनों भाग पे पाया जाता है, मतलब पत्तों के आगे भी होता है और पत्तों के पीछे भी होता है। इसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर एक रंध्र छिद्र होता है जिसकी मदद से जो हवा है वो अंदर जाती है, और जो रंध्र छिद्र है उसको कवर करता है द्वार कोशिकाएं, जो कि खुलती हैं और बंद होती हैं। जब खुली होती हैं तो हवा अंदर जा सकती है और अंदर से बाहर भी आ सकती है, परंतु जब द्वार कोशिकाएं बंद होती है तो हवा ना तो अंदर जा सकती है ना ही बाहर आ सकती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, आखिर हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। दरअसल जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के भोजन तथा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। जितने भी जीव इस धरती पर हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, और पौधे खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण पर। वहीं पौधों का दूसरा काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखना। अब जरा सोचिए कि पृथ्वी पर अगर एक भी पेड़ नहीं होता तो क्या होता। हम जितनी भी ऑक्सीजन होती उसे ले लेते और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती, और एक समय ऐसा आता जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती कि जीवन असंभव हो जाता। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है? क्या इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता? और क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा? दरअसल जो अन्य वर्ण की ऐसी पत्तियां होती हैं इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी होता है, बस इनके जो कलर होते हैं वो अलग होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल कम होता है और इस वजह से पत्तियां हरी नहीं दिखती। आपने देखा होगा कि तालाब के आसपास जो पत्थर होते हैं उन पे भी हरे रंग की काई जम जाती है, या फिर जो नदियां होती हैं और छोटे छोटे तालाब होते हैं उन पे हरी रंग की एक परत होती है। दरअसल इन्हें शैवाल कहा जाता है और इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इसीलिए ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। हम बात करेंगे स्वपोषण तथा विषम पोषण के बारे में, और हम जानेंगे विषम पोषण में पोषणों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद। आशा है बच्चों आपने पौधों में पोषण पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ऑप्शंस हैं ए स्वयं, बी जानवरों द्वारा, सी मनुष्यों द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वयं। प्रश्न 2, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए फूलों में, बी फलों में, सी पत्तियों में, या डी जंतुओं में। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्तियों में। प्रश्न 3, पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शंस हैं ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल एवं खनिज सूर्य प्रकाश, या डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न 4, पत्तियों के दोनों भागों में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए रंध्र, बी फल, सी फूल, या डी जल। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए रंध्र। प्रश्न 5, पौधे सूर्य से कौन सी ऊर्जा लेते हैं? ऑप्शंस हैं ए ध्वनि ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल ऊर्जा, या डी पवन ऊर्जा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। तो चलिए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का परिचय, यानी कि सूक्ष्म जीव होते कौन हैं तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, अत्यधिक छोटा। तो सूक्ष्म जीव का क्या अर्थ हुआ? सूक्ष्म जीव का अर्थ हुआ ऐसे जीव जो बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे से क्या मतलब है? कितने बहुत छोटे? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप लोगों को हमेशा से कहा गया होगा कि खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि हाथ धोकर ही खाना चाहिए? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि खाने के साथ अगर आपके पेट में चले जाएं तो आपको बीमार कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हाथ धो के खाना चाहिए। तो क्या आपके हाथ के कीटाणु आपको दिखते हैं? नहीं। तो हम सूक्ष्म जीव को कैसे देख पाते हैं? क्या कोई तरीका है कि आप अपने हाथ के कीटाणुओं को देख पाएं? जी हाँ, एक यंत्र होता है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं या फिर आवर्धक लेंस। अगर आप इसका प्रयोग करें तो आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में जो कीटाणु हैं वो कैसे दिखते हैं। तो क्योंकि हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम देख ना पाए। ये है हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र। अब जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं ये सूक्ष्म जीव। आपने खाना खाने से पहले हाथ धो लिया, इसका अर्थ है कि वो सूक्ष्म जीव आपके हाथ से चला गया। अगर वो चला गया तो जब आप अगली बार खाना खाएंगे तो आपको फिर से हाथ धोने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि थोड़े समय बाद वो सूक्ष्म जीव दोबारा आपके हाथ में आ जाते हैं। तो ये आते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चलिए जानते हैं। सूक्ष्म जीव एक्चुअली बहुत ही ढीठ प्रकार के प्राणी हैं। ये मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर, बाहर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों या पादपों में भी पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव दरअसल हर जगह पाए जाते हैं। अब हम सूक्ष्म जीव को अगर देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। एक ब्रेड लीजिए, उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए। पहले क्या होगा? सबसे पहले ब्रेड के ऊपर एक सफेद कलर की परत जम जाएगी। धीरे धीरे समय बीतने पर वो परत हरे कलर में बदल जाएगी और समय बीतने पर वो हरे से काले कलर में बदल जाएगी। अब आप इस ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखिए। इससे आप ब्रेड में लगे हुए सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हमने सूक्ष्म जीवों को किन वर्गों में बांटा है। तो इनके 4 वर्ग हैं। सबसे पहला है जीवाणु। जीवाणु के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है जीवाणु का। दूसरा है कवक। कवक का एग्जाम्पल है मशरूम। तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के उदाहरण में आप अमीबा को ले सकते हैं। अमीबा को तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा अमीबा क्या होता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसके बाद चौथा तथा आखिरी है शैवाल।
शैवाल वो पौधा है जो दरअसल पत्थरों या नदियों के आसपास देखा जाता है। शैवाल को आप लोगों ने अपने आसपास काई के नाम से जाना होगा। तो काई एक्चुअली शैवाल ही है। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो अराउंड हर जगह पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि क्या ये सूक्ष्म जीव हमारा नुकसान करते हैं या हमें फायदा भी देते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ नुकसान करते हैं, जैसे कि हाथ के कीटाणु अगर बीमारी पैदा कर सकते हैं, इसका अर्थ है सूक्ष्म जीव सिर्फ बीमारियां पैदा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव अच्छे काम भी करते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव बीमारियां भी पैदा करते हैं, यानी कि बुरे काम भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव आखिर हमारे लिए लाभदायक हैं या फिर हानिकारक हैं। तो सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं तथा हानिकारक भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव लाभदायक किस प्रकार होते हैं। आप लोगों ने इडली खाया होगा। इडली बनाने के लिए भी हमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार ब्रेड बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो आप इडली और ब्रेड नहीं खा पाएंगे। दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करती है। दूध में अगर लैक्टोबैसिलस को मिलाया जाए तो वो दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि अगर दूध है उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाए तो थोड़े टाइम बाद वो सारा का सारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दही में पहले से उपस्थित लैक्टोबैसिलस प्रजनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाकर समस्त दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस कुछ इस प्रकार का दिखता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में भी उपयोग किया जाता है। इससे हम एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल यानी कि शराब आदि भी बनाते हैं। क्या आपको पता है कि चीनी से भी शराब बनाई जाती है? चीनी से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। कैसे? जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं यानी जैविक वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो जब आप मिट्टी में फेंक देते हैं तो सूक्ष्म जीव उन वेस्ट मटेरियल से खाद बना देते हैं, जिन्हें हम जैविक खाद कहते हैं। इस प्रकार सभी वेस्ट मटेरियल को खाद बनाने की प्रक्रिया से सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अब जानते हैं कि औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार उपयोग में आते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाने का भी काम करते हैं। जैसे हाथ में जो कीटाणु है वो आपके पेट में जाकर के बीमारियां फैलाती है, पर सूक्ष्म जीव उन बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। कैसे? एंटीबायोटिक्स बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से बनती है, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है जिसको आप लोग बीमार पड़ने पर खाते होंगे। जब भी कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है तो ऐसे में रोगी को पेनिसिलिन दिया जाता है। पेनिसिलिन क्या करता है? बॉडी में जाकर यानी कि आपके शरीर में जाकर वो जो बैक्टीरिया है जो आपको रोगी बना रहा है उसको मार देता है। आप में से किसी बच्चे ने कभी पेनिसिलिन का नाम सुना है? किसी को पता है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। पेनिसिलिन के अलावा और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन। इसी के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन की फॉर्म में रोगी को दिया जाता है। इसके अलावा है एरिथ्रोमाइसिन। तो ये सारी औषधि हैं
जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, यानी बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं। कृषि के कार्य में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। कुछ शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। इसी के साथ जैव उर्वरक एवं कीटनाशक भी सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। अभी तक तो ये हमारे दोस्त बने हुए थे। तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। कैसे? तो वो हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा सूक्ष्म जीवों का परिचय तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। अगली वीडियो में हम जानेंगे सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु। आशा है बच्चों आपने सूक्ष्म जीव भाग 1 पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, सूक्ष्मदर्शी कैसे देखा जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए आवर्धक लेंस द्वारा, बी नग्न आंखों द्वारा, सी चश्मे द्वारा या डी उपर्युक्त द्वारा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए आवर्धक लेंस द्वारा। प्रश्न 2, सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग हैं? ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। प्रश्न 3, चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ए किण्वन, बी स्थितीकरण, सी अल्कोहलीकरण उत्तक या डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए किण्वन। प्रश्न 4, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए मृदा, बी जल, सी हमारे शरीर के अंदर या डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों को पुराने ब्रेड के ऊपर किसके द्वारा देखा जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए आंखों द्वारा, बी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सी चश्मे द्वारा या डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी द्वारा। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे चंपा दीदी आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन हमको ना 1 किलो टमाटो 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो ये सब हमरा पास ना है। अरे है तो वो का है? टमाटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू। आइए
हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।